हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से मतलब कंटिन्यू ही करने वाले हैं अपने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की साइंस सब्जेक्ट से जो सब देने वाले ओलंपियाड उनका सैम्पल पेपर अभी तक चल रहा था। लेकिन बीच में आप लोग देखे होंगे चैनल पर हिंदुस्तान ओलंपियाड वगैरह का कंटेंट का थोड़ी सी बाहर हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। बट भाई तुम्हारा भी तो कल्याण करना है, इसीलिए आई एम हेयर फॉर यू। क्लास 4th वाले बच्चों के लिए सैम्पल पेपर आज हम लोग करने वाले हैं, जो जो साइंस सब्जेक्ट से देने वाले हैं। तो अब तो भाई फाइनली मतलब बहुत दिनों से बता रहा हूँ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि तुम लोगों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई होगी। जो जो लोग साइंस ओलंपियाड देने वाले हैं, यानी SOF से ओलंपियाड देने वाले हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मैं अलग से ही बता देता हूँ भाई, क्योंकि अब तुम ही को पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारी चीज़ ही ना बताऊँ फिर क्या मतलब। तो वही मैं कह रहा था कि जो जो लोग SOF से कोई भी ओलंपियाड देने वाले हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हों, चाहे जिस क्लास के लिए दे रहे हों, उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स का नहीं देखा, 2 सब्जेक्ट का देखा। एक तो जो आपका साइंस है, तो जो आपका साइंस है इसका जो एग्ज़ाम है ये आपका अक्टूबर में है, तो सैम्पल पेपर तो मैं करा ही दे रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम होने में भी थोड़ा बहुत 2-3 महीने का टाइम है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन ज़्यादा जल्दी मत करो, आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं लेकर भी आया हूँ कोर्स का सारा डिटेल। कोर्स भी आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी चीज़ अच्छे से पढ़ा देंगे और मैं तुम्हारी सारी प्रैक्टिस करवा दूँगा। सैम्पल पेपर में तुम्हारा जुलाई के अंदर ख़त्म करा दूँगा सारी क्लास का, ठीक है। तो जो तुम्हारे साइंस वाले बच्चे हैं, मतलब तुम साइंस वाले जो बच्चे हो, उन सब का क्या हो रहा है, उन सब का एग्ज़ाम होगा लगभग मेरे ख्याल से 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को। और शायद से जो वो हैं, मतलब मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, तुम लोग देख लेना, लेकिन जितना मैंने देखा, मैंने बहुत दिन पहले देखा था तो मुझे याद नहीं है। तो जो मैथ्स ओलंपियाड दे रहे हैं, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, उन लोगों का एग्ज़ाम 23 तारीख को है, शायद 23 अक्टूबर को है। तो मैथ वाले बच्चे, उनका मैंने क्लास 7 तक का सैम्पल पेपर तो दे ही दिया है आपको। क्लास फर्स्ट से कि थर्ड से, शायद थर्ड से ही आपको क्या हो जाएगा, आपको 3rd to 7th सैम्पल पेपर सब मैथ वालों का मिल जाएगा। तो मैंने तुमको दे ही रखा है। उसके आगे अगर कोई बच्चे हैं उनको सैम्पल पेपर चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में कह दो, मैं सैम्पल पेपर लेकर आ जाऊँगा। बाकी साइंस वाले तुम सबका क्लास फर्स्ट से सैम्पल पेपर दे रहा हूँ मैं, यानी फर्स्ट क्लास से सैम्पल पेपर लेकर मैं तुम्हारा आगे सारी क्लास तक का सैम्पल पेपर कराऊंगा। तो तुमको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी करनी है। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, इसका मतलब केवल यही है कि अब आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपको पूरी तैयारी अपने मन से शुरू कर देनी है, ठीक है। तो इस तैयारी को आप शुरू कर पाएँ, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कोर्स है। मैं इसके लिए वीडियो एक बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो वहाँ पर मैं तुमको और अच्छे से बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। आपके टेस्ट लिए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। केवल 1000 रुपये के अंदर, केवल 1000 रुपीज़ का प्राइस है। 1000 रुपीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसको कैसे ज्वाइन करें उसका मैं तरीका तुमको बता देता हूँ। तो चाहे आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप कमेंट में जाएंगे, तो पहला कमेंट जो कि पिंड कमेंट होता है, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको इस कोर्स की लिंक मिल जाएगी। तो उस कोर्स के पास जैसे आप जाएंगे, आपके लिए एक इंटरफेस खुल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भरिएगा। और जैसे ही आप अपनी डिटेल्स भरेंगे और फिर वहाँ पर एक आपको QR कोड मिल जाएगा, और इस QR कोड पर आप 1000 रुपये पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद वो जो स्क्रीनशॉट है, उस स्क्रीनशॉट को आप इस नंबर पर, ये जो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9905992881, इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप उस स्क्रीनशॉट को दे देंगे और बता देंगे कि आप मुझे इस क्लास के लिए, इस ओलंपियाड के लिए, सब्जेक्ट के लिए बैच चाहिए, तो आपको वो बैच दे दिया जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सैम्पल पेपर की तरफ। तो ये है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का, जो जो बच्चे साइंस से देने वाले ओलंपियाड, उनका सैम्पल पेपर, लेटेस्ट सैम्पल पेपर है ऑब्वियसली 2026-27 के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले पैटर्न मार्किंग स्कीम वगैरह बता देता हूँ। तो ये जो आपका पेपर है, एक्चुअल पेपर, ठीक है, ये तो सैम्पल पेपर है। जो आपका एक्चुअल पेपर है उसमें 35 क्वेश्चन होने वाले हैं।
यानी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक 35, क्लास 4 तक, यानी आप क्लास 4th में हैं तो आपके लिए ये लास्ट मौका है, आपका ये लास्ट क्लास है जहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन देने रहते हैं। क्लास 5th वाले बच्चों को 50 क्वेश्चन देने रहते हैं, यानी क्लास 5th और उससे आगे सबको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो यानी आप एकदम लास्ट मोड पर खड़े हैं जहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन ही करने को मिलेंगे और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा, यानी आपको 35 क्वेश्चन करने रहेंगे 1 घंटे के अंदर। पेपर जो है आपको 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहला होगा लॉजिकल रीजनिंग, भाई साइंस है तो इसके अंदर आपको रीजनिंग यहीं पर ही पूछ सकते हैं, मैथ्स के अंदर तो मैथ्स ही पूछना रहता है, तो रीजनिंग का जो सारा सवाल है वो आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। 5 सवाल आपके रीजनिंग से आपको पूछे जाएंगे, हर सवाल 1-1 नंबर का होगा। फिर आएगा आपका एक्चुअल पेपर जिसकी चीज़ के लिए है, यानी आपका साइंस, और जो साइंस है आपका ना, जो आपका साइंस है ये आपका 25 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद आएगा अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन यानी टॉपर्स का सेक्शन मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं, या फिर कहा जाए मेरी भाषा में तो इंटरेस्टिंग होते हैं, यही क्वेश्चन तो करने में आप जाता है। बाकी ये सब तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप इसे कर लेंगे। तो ये जो हार्ड वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपको 5 देखने को मिलेंगे, और हर क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर का होगा, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है इसलिए हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। अब इन क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर सेक्शन 1 यानी लॉजिकल रीजनिंग करना है तो आपको पैटर्न, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेज, ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, सॉलिड शेप्स एंड सॉलिड, एम्बेडेड फिगर्स, डायरेक्शन सेंस और पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, यानी ये सारे आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के बहुत बेसिक सब्जेक्ट, बहुत बेसिक लेवल पर भी आते हैं, तब भी आप इसको कर ले जाएंगे। बाकी क्वेश्चन तो मैं तुमको करा ही रहा हूँ। सेक्शन 2 यानी साइंस को देने के लिए आपको प्लांट आना चाहिए, एनिमल आना चाहिए, फूड एंड डाइजेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए, ह्यूमन नीड्स एंड मैटर, ह्यूमन नीड्स पता होनी चाहिए, और क्या है आपका वो मैटर एंड मटेरियल्स, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट, अर्थ एंड यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें आपको साइंस करने के लिए आनी चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ लेते हैं तब आप हाई ऑर्डर के भी यानी मुश्किल क्वेश्चन भी कर पाएंगे, तो अचीवर सेक्शन भी आप कर ले जाएंगे। अब चूँकि ये सैम्पल पेपर है इसीलिए यहाँ पर मैं आपको 35 क्वेश्चन नहीं करा सकता। सैम्पल पेपर केवल सैम्पल क्वेश्चंस के लिए होता है, यानी यहाँ पर आप केवल 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिन क्वेश्चंस में मैं हर सेक्शन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इन क्वेश्चंस को कर आपको पेपर का ओवरऑल बेसिकली हार्ड है कि ईजी है, मतलब पूरा लेवल आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला है आपका रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो संबंध इस और इस फिगर में है वो संबंध इस और इस फिगर के बीच में बताओ। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है केवल क्लास 4th में नहीं सभी क्लासेस में पूछा जाता है, साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसका फ्लो बता देता हूँ कि ये फ्लो कैसे होता है। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो रैट है, या फिर रैट ना कर आप क्या कर दो, आप ऐसे कर दो कि जो स्टूडेंट है उसके बाद ऐसे हुआ बना हुआ है और लिखा हुआ है स्टूडेंट के बाद ऐसे बना हुआ है और लिखा हुआ है आगे स्कूल। ठीक है, स्टूडेंट के आगे लिखा हुआ है स्कूल, उसके आगे ऐसे ऐसे बन गया है, और ऐसे ऐसे बनने के बाद लिख दिया गया है क्या, मान लो फिश लिख दिया गया है। फिश न लिखकर मान लो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया शॉपकीपर, हमने लिख दिया शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर, और इसके आगे ऐसे कर क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब इस क्वेश्चन का केवल इतना है कि जो रिलेशन इसके और इसके बीच में है वही रिलेशन इसके और इसके बीच में है। समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन आपसे हर बार यही पूछता है बेटा कि जो रिलेशन एक स्टूडेंट और स्कूल के बीच में होता है वही रिलेशन एक शॉपकीपर का किसके साथ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो रिलेशन एक स्टूडेंट का उसके स्कूल से होता है वही रिलेशन शॉपकीपर का किससे होता है। यानी अभी आपको शुरुआत के 2 जो टर्म्स होंगे उनके बीच का रिलेशन जो है वो रिलेशन पता कर उसको सेकेंड वाले टर्म के बीच में भरना होगा। समझ गए? तो मुझे क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आ रहा है भैया कि जो स्टूडेंट है उसका रिलेशन स्कूल से क्या है। उसका रिलेशन स्कूल से ये है कि स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, सही बात।
यानी उसका दिन का ज़्यादातर हिस्सा उसके स्कूल में जाता है, यानी कुल मिला के जो स्टूडेंट है वो स्कूल में रहेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो शॉपकीपर है वो अपनी शॉप में रहेगा, इसीलिए तो उसके नाम में भी देखो शॉप लिखा हुआ है, समझे। तो जिस तरीके से एक स्टूडेंट अपने स्कूल में रहता है उस तरीके से शॉपकीपर कहाँ रहता है, शॉप में रहता है। और यही जो क्या है, यही जो बेसिकली फंडा है, यही जो फॉर्मूला है, इसी को आपको हर जगह लगाना रहता है, पुट करना रहता है टू गेट योर आंसर। तो इसी को आप यहाँ पर लगाते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिलेशन इस फिगर का 16 से है वो रिलेशन किस फिगर का 15 से होगा। तो पहले मुझे फिगर और नंबर को देखकर पहले वाले के बीच में रिलेशन निकाल लेना चाहिए। एक अच्छा बच्चा तो यही करेगा, आप अच्छे बच्चे हैं तो चलो करते हैं। तो ये जो फिगर है ये देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें एक बाहर स्क्वायर है, उसके बाद एक सर्कल है, उसके बाद फिर एक स्क्वायर है। और जैसे ही मैं इस चीज़ को बहुत देर तक सोचा तब मेरे दिमाग में आया कि सर्कल में तो 4 साइड होती हैं, और इसके अंदर जो सर्कल है उसको अगर मैं छोड़ दूं तो इसके अंदर जो स्क्वायर है उसके अंदर भी 4 साइड होती हैं ना। तो बाहर वाला स्क्वायर का 4 साइड मल्टीप्लाई बाई अंदर वाले स्क्वायर का 4 साइड यानी 16। यानी मुझे ये पता चल गया कि ये जो 4 है इन दोनों का प्रोडक्ट 16 हो रहा है। यानी अगर मैं सर्कल के बाहर वाले फिगर की साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दूं सर्कल के, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम ये करें कि हम सर्कल के, ये सर्कल है, इसको मैं थोड़ा मोटा कर लूँ। ऑल राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के बाहर वाले फिगर का जो साइड है, बाहर वाले फिगर के जो साइड हैं उसका मल्टीप्लिकेशन मैं अंदर वाले फिगर के साइड से कर दूं, तो क्या मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मुझे ये पता चला कि जिस तरीके से बाहर वाले फिगर के साइड का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले फिगर के करने से मुझे 16 मिला, तो ऑप्शन में मुझे जो फिगर दिए होंगे उसमें से मुझे उसी फिगर को टिक करना होगा जिसके बाहर वाले साइड का मल्टीप्लिकेशन सर्कल के अंदर वाले साइड से करूं तो 15 आंसर आ जाए। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यही कर लो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, बाहर है 5 अंदर है 3। ये देखो भाई, मुझे तो यहीं पर आंसर मिल गया, क्या तुमको मिल गया? बाहर जो है फिगर उसमें है 5 साइड और अंदर सर्कल के अंदर वाले फिगर में है 3 साइड। तो बाहर के 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं अंदर के 3 से कर दूं तो क्या 15 आ जाएगा? हाँ गुरुजी, मुझे पहले वाले का ही आंसर मिल गया 15 से, यानी पहला वाला ही सही हो गया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप पता कर आए हैं इसलिए आपने तुरंत पहले को टिक मार दिया। तो दूसरे का कर देख लो, नहीं मैच करेगा आंसर। बाहर है 3, बाहर है ट्रायंगल 3, अंदर भी है ट्रायंगल 3, तो 3 × 3 3 3 9 होता है भैया, ना कि 15 होता है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सी, बाहर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 और अंदर है 3, 6 3 18, 6 3 18 होता है ना कि 15 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंदर है डी, उसके बाद है डी, बाहर इसके है 5, बाहर इसके 1 2 3 4 5, अंदर इसके है 4, 5 4 20 होता है ना कि 15 होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा था। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ अ सर्टेन रूल इज। क्वेश्चन हटाओ, तुम मेरी बात सुनो बस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, तबले दे रखा है, तबले आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है। कह रहा है कि ये जो टेबल है इस पर एक रूल अप्लाई हो रहा है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रूल अप्लाई हो रहा है, और इसी रूल का अप्लाई कर यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, एक नंबर खो गया है बेचारा तुम्हारे भाई एक नंबर है वो खो गया है तुम्हारी तरह। जैसे तुम इस समय पढ़ाई से दूर जाकर खो गए हो। मुझे पता है कहाँ खोए हो, ऐसे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम कहाँ खो गए हो, बगल वालों के चक्कर में। खो नहीं भाई, पढ़ाई कर लो तो जैसे ही तुम खो गए हो ऐसे ही यहाँ पर एक नंबर भी खो गया है। उसी खोए हुए नंबर को बचाना है। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बच जाओ भाई, आगे कर लेना, कॉलेज वॉलेज में जाना तो कर लेना, अभी मत करो ये सब।
ठीक है। तो जिस तरीके से तुम खो गए हो उसी तरीके से नंबर भी खो गया है। तो जिस तरीके से तुम्हें बचना चाहिए उसी तरीके से इस नंबर को ही बचा लेते हैं, इसको पता कर लेते हैं। तो इसको पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? तो इसको पता करने के लिए आपको शुरुआत में दिए गए दो नंबर के बीच का पैटर्न पता कर लेना होगा कि आखिरकार ये शुरुआत में क्या हो रहा है, कि कैसे मतलब दो नंबर मिलकर क्या कोई एक नंबर बना रहे हैं, यही चीज़ पता करनी है। तो सुनो, हो ही यही रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि शुरुआत के कोई दो नंबर हैं, मतलब शुरुआत के जो दो रो हैं इनमें रूल यही लग रहा है कि कोई दो नंबर मिलकर एक नंबर बनाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 6 + 4 करोगे तो 10 आएगा, और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 आ जाएगा। ये मुझे एक रूल मिल गया कि किन्हीं दो नंबरों को जोड़ो और जोड़ने के बाद उसमें से जो जोड़ने पर आए उसमें से 2 घटा दो, आपको आपका अगला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर भी उसी रूल को अप्लाई करता हूँ। रूल अप्लाई करने पर मुझे ये पता चला कि 6 और 3 तो 9 होता है भैया। 6 और 3 तो 9 होता है, और 9 में से 2 घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी किन्हीं दो नंबरों को जोड़कर घटाने पर 2 घटाने पर 7 आ गया? हाँ, आ गया। तब तो भैया मेरा तीसरा जो डब्बा है इसमें तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे प्रिडिक्ट भी नहीं करना है, यहाँ पर मुझे 2 ही नंबर मिले ही हुए हैं। तो क्या यहाँ पर आगे मैं इन दो नंबरों को जोड़कर जब मैं क्या कर दूँगा, 2 घटा दूँगा, तब क्या मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा? देखता हूँ। तो जब मैंने क्या किया, जब मैंने 28 में 18 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 8 8 16, और उसके बाद फिर 2 1 3, इसमें से 2 घटाने पर तो भाई 34 आ रहा है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? चलो तुम्हारे सामने ही सॉल्व करता हूँ। इसमें से 2 घटाने पर क्या आ रहा है? 27। क्या आ रहा है भाई? पता नहीं क्या आ रहा है, हटा उसको। यहाँ पर क्या है? चलो ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि मैं जब इन दोनों को क्या कर रहा हूँ ना, मैं जब चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? चलो ऑप्शन के साथ मिलाकर काम करते हैं। मान लिया मैंने ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता तो यहाँ पर 26 होता। 26 में मैंने 18 जोड़ दिया तो पक्के से 28 नहीं आएगा। तो चलो 22 में जोड़ कर देखते हैं। 22 में मैंने 18 जोड़ दिया तो 8 और 2 हो गया 10, 8 और 2 हो गया 10, और 2 और 1 हो गया 3, लेकिन इसका एक कैरी 4 आ जा रहा है। अगर मैं इसका एक कैरी 4 हटा पा जाता, अगर इसका एक कैरी जो 4 है इसको ना लिखता, मैं केवल 3 लिखता, तब तो ये 30 हो जाता, और 30 में से 2 जाता तो 28 आ जाता, तो ये वाला नंबर बन जाता, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे कैरी भी जोड़ना होगा, यानी यहाँ पर कोई और रूल लग रहा है, वही रूल हमको पता करना होगा। तो मैं एक बार वो रूल पता करता हूँ, तब तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, तो मैंने इसके ऊपर कुछ देर सोचा, और सोचने के बाद मुझे ये पता चला कि हम लोग इसका रूल इस टाइप से लगा रहे हैं ना। रुको मैं इसकी गंदगी साफ़ करूँ ज़रा। हाँ, अब ये कह रहा हूँ कि जो हम इसमें इस तरीके से रूल लगा रहे हैं, हम क्यों ना इस पर रो वाइज रूल लगाएं, इस तरीके से। तब क्या मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, और मैंने देखा तब हमें हमारा आंसर मिल रहा है। कैसे मिलेगा सर जी? तो देखो, रूल के हिसाब से मैं इसके बीच में जो रूल लगा दूं, अगर वही रूल से यहाँ पर आंसर आ जाए तो इसका मतलब वही रूल से यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा ना? अरे बोलो ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि मैं कौन सा रूल लगा सकता हूँ। तो 8 में 6 जोड़ दूँ, 8 में 6 जोड़ दूँ, तो 8 में 6 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 से कर दूं तो ये हो जा रहा है 28। यानी मुझे मेरा जो रूल है, रूल है वो मुझे मेरा मिल गया है।
तो इसका मतलब मुझे शुरुआत के 2 नंबरों को जोड़ना है और उसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या यहाँ पर भी वो काम करेगा? हाँ सर जी, 6 + 3 9 हो रहा है और 9 दूना तो 18 होता है। यहाँ पर भी रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी अप्लाई होगा? बिल्कुल से अप्लाई होगा। 7 और 4 होता है 11 और 11 का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा 2 से तो 11 दूना 22 यानी 11 2 जा 22 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइंस के बारे में पता करना है। यहाँ पर सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है, बस यही जो 4 कर्व हैं ये और ये, इन्हीं 4 कर्व को अगर तुम छोड़ दोगे तो बची हुई जितनी लाइन से सारी स्ट्रेट लाइन है और इन्हीं स्ट्रेट लाइन को गिन कर आपको इनको दे देना है। तो गिन लो भाई, मैं गिनता हूँ तुम्हारे लिए। 1 2 3, मेरे साथ गिनो, मेरे साथ गिनो। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे साथ गिनो। एक स्ट्रेट लाइन तो ये रही, एक स्ट्रेट लाइन ये रही 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, 4 से मिलकर स्क्वायर बना है। आगे 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से इसका उल्टा 8 9 10, ठीक है, 11 12 और यहाँ पर टेढ़ी है लेकिन फिर भी ये हो गया 13। अब ये टेढ़ी, अब देखो 13 तक याद रखना भी, मैं आगे तुमको कॉन्सेप्ट बता दूँ। 13 लाइन हो गई। अभी कंट्रोवर्सी फंसी है इस वाली लाइन की तरफ। ये वाली लाइन लगी हुई है 13, यह लाइन लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर ये दिए नहीं है, लेकिन अगर एक ऑप्शन 13 दे देते तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे लाइन लगी हुई है। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या नहीं होती है ये पता है तुमको? स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अगर कोई गई होती तो वो स्ट्रेट लाइन ना होती, इस तरीके से गई होती तो वो स्ट्रेट लाइन ना होती। ये लाइन लगी हुई उल्टी है, ये लाइन तो लेकिन खुद स्ट्रेट ही है। ये लाइन भले इस तरीके से लगी हुई है लेकिन ये लाइन है तो स्ट्रेट ही, इसीलिए हम यहाँ पर इस वाली लाइन को भी काउंट करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर है वो 13 नहीं, हमारा आंसर 14 होगा, 14 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ से हम लोग बढ़ चले हैं अपनी साइंस की तरफ, यानी अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई। मैंने तुमको एक बार मेहनत कर कर ये जो इसके बीच का सारा रूल है वो मैंने तुमको समझा दिया है। तब रूल समझने के बाद ये तो तुमको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मुझे आंसर निकालना कैसे है। क्या निकालना है इससे भी मतलब नहीं है, कैसे निकालना है ये मुझको पता चल गया है। निकालने के लिए मुझे यही करना है कि इस साइन को देखते ही मुझे पता चल गया कि जो रिलेशन इसके बीच और इसके बीच है वही रिलेशन इसके और जो आएगा उसके बीच होगा। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है? शुरुआत वाले 2 वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि क्लास 4th में, और क्लास 4th में मैंने देख रखा है ये चीज़ आ जाती है कि जो पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट क्या है, एक किस तरीके का प्लांट है? क्या ये एक बेसिकली खुद से खाना बनाने वाला प्लांट है? क्या ये कोई पैरासिटिक प्लांट है? नहीं, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे होते हैं? ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेसिकली जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और जो पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये किस तरीके से होता है पिचर प्लांट, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये एक डाल है, ठीक है, थोड़ी हरी हरी डाल बना दे भाई, वरना तुम लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि मैं उस तरह पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये हो गया आपका डाल। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस तरीके से बाहर मुंह बना होगा और ये नीचे एक घड़े टाइप का ऐसे लगा होगा, ये ऊपर इसके एक पत्ती टाइप भी लगी होती है, इसकी लिड होती है, इसका ढक्कन होता है। तो होता क्या है कि कोई भी कीड़ा इधर चला मैं उधर चला करता हुआ इधर इधर से चलता रहता है कीड़ा, और मान लो इसको क्या दिखा, इसको एक बोतल टाइप सा यहाँ पर दिखा, बॉटल टाइप सा। तो ये जो कीड़ा है आकर यहाँ पर बैठ गया। यहाँ पर आकर जब ये बैठ गया तो इसका जो यहाँ पर नीचे बॉटम है ना, इसका जो पिचर प्लांट होता है, इसका ये जो बॉटम होता है, इस पर ऐसे ऐसे केमिकल्स लगे हुए होते हैं जो कि बड़ा अच्छा महकते हैं। ये बहुत अच्छा महकते हैं। तो इसी महक से पगला जाते हैं हमारे इंसेक्ट, और वो क्या करते हैं, इसी महक की तरफ भागते हैं पहली चीज़। और मान लो कि वो थोड़ा समझदार निकले, वो नहीं भागना चाहे, तब भी क्या होता है कि इसका जो पेड़ होता है, इस पेड़ के
इस पिचर प्लांट के इस बॉर्डर पर क्या होते हैं, कुछ स्लिपरी केमिकल लगे हुए होते हैं। यानी ऐसे केमिकल होते हैं जिस पर अगर आपका हाथ भी लग जाए तो ये स्लिप कर जाएगा अंदर के लिए। तो जब भैया हमारी उंगली स्लिप हो जा रही है तो इंसेक्ट किस खेत की मूली है, ये भी स्लिप हो जाता है। और इस महक के कारण और इसकी स्लिपरी सरफेस होने के कारण जो इंसेक्ट है वो क्या कर जाता है, ये जो हमारा इंसेक्ट है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर से स्लिप कर कर इसी के अंदर गिर जाता है। अब गिर जाने के कारण ये जो इसका, मैंने तुमको कहा ना कि इसके अंदर ये जो भरा हुआ है मटेरियल, ये मटेरियल इतना गाढ़ा होता है कि ये जो हमारा इंसेक्ट था ये क्या करता है, इसके अंदर गिर जाता है और इससे बाहर भी नहीं आ पाता, इसके अंदर चिपक कर रह जाता है। और जैसे ही इसके अंदर चिपकता है तुरंत ही इसको पता चल जाता है कि भैया नाश्ता आ गया है हमारा आज का। तो इसीलिए इसका जो वॉल होती हैं, इस वॉल से क्या होने लगता है, इस जो पेड़ होता है इसके यहाँ वॉल से गिरने लगते हैं कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस, और ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और पेट भर देते हैं हमारे पिचर प्लांट का। इसीलिए क्या है, इंसेक्ट खा रहा है, इसलिए आप इसको एक इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। इस तरीके से ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट हुआ। तो आगे लिख रखा है पैरासिटिक प्लांट, यानी ये कह रहा है कि अगर ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो पैरासिटिक प्लांट क्या है। तो नीचे से देखकर मुझे पता चल गया कि जो हमारा क्या होता है, हमारा जो ये डॉडर होता है, वीनस फ्लाईट्रैप क्या है, वीनस फ्लाईट्रैप ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मैंने तुमको बता दिया। तो पैरासिटिक तो नहीं हुआ। कैक्टस जो है ये भले ही डेजर्ट के अंदर रह रहा है लेकिन ये क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, खुद खाना बनाता है। ये ना इंसेक्टिवोरस है ना पैरासिटिक है। डकवीड भी नहीं है। तो जो आपका डॉडर है, डॉडर ये क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर आ जाता है। जैसे एक होता है कस्कूटा, एक प्लांट होता है कस्कूटा, क्लास 9th में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। कस्कूटा एक प्लांट होता है, हिंदी में इसको अमरबेल कहते हैं, हिंदी में इसको अमरबेल कहते हैं। तो ये जो अमरबेल का पेड़ होता है ये भी एक पैरासिटिक प्लांट ही होता है। ये भी क्या करता है, ये भी आपका यही करता है कि आपके जो प्लांट हैं उसके ऊपर आ जाएगा और फिर प्लांट का ही जो खाना पीना बनेगा उसी का खाने पीने को खुद भी खा लेगा। तो ये जो डॉडर है ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। नीचे आपको दे रखा है, कह रहा है जो 5th क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे आपको दे दिया है मैंने 4 शब्द। इन 4 शब्दों को क्या करो, इन 4 शब्दों को तुम सबसे पहले तो ये एक इसके लेटर आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो ये जो आगे पीछे कर दिए गए हैं लेटर इनको सही कर दो। और सही करने के बाद इसमें से बताओ इसमें से इंडो पैरासिटिक क्या है। अब मैं आपको पैरासाइट के बारे में उतना ज़्यादा बताना नहीं चाहता था क्योंकि आपकी क्लास में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बार बार बताने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए अब चलो मैं तुमको अच्छे से बता ही देता हूँ क्या होते हैं पैरासाइट। तो हेलो क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरासाइट के बारे में। तो ये हो गया आपका पैरासाइट। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट, अब पैरासाइट जो शब्द है मैं यहाँ पर तो नहीं कहता, मैं पहले बहुत कहा करता था कि अगर ज़िंदगी में नाम कमाना है मेरे भाई तो नाम के अंदर घुस जाओ। अगर ज़िंदगी में नाम कमाना है तो जो भी पढ़ रहे हो उसी के नाम के अंदर घुस जाओ। नाम क्योंकि बहुत कुछ बताता है, नाम आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। पैरासाइट जो नाम है ये आपको बहुत कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है सर जी? ये 2 शब्द से मिल गया है, एक है पैरा और दूसरा है साइट। पैरा का मतलब होता है किसी दूसरे पर, है ना, होस्ट आप मान सकते हैं, है ना, यानी किसी दूसरे पर। और साइट का मतलब होता है जाकर क्या करना, घर बना लेना। मैं लिख देता हूँ भाई, घर बना लेना, घर। तो ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरे पर जाकर घर बना ले रही है, पैरा पर जाकर साइट बना ले रही है, इसको आप कहेंगे कि ये जो चीज़ है पैरासाइट है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। मैं आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे सर जी मैं अपनी नानी के यहाँ जाता हूँ, मैं अपनी नानी के यहाँ जाता हूँ तो कुछ दिन वहीं पर अपना घर बना लेता हूँ, कुछ दिन वहीं पर रहने लगता हूँ, तो क्या मैं नानी के लिए पैरासाइट हो जाऊँगा? बिल्कुल हो जाओगे मेरे भाई। समझ के रहना, विदाई नहीं देंगे अगली बार नानी। इसीलिए पैरासाइट बनकर मत जाना, वहाँ पर जाना तो उनकी भी कुछ मदद करना। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट अपनी नानी के यहाँ चले गए और जाकर ज़िंदगी भर वहीं रह रहे हो, केवल खा पी रहे हो, आराम से सो रहे हो, तब तुम पैरासाइट हो जाओगे नानी के लिए। और नानी के यहाँ जाकर अगर नानी की मदद कर रहे हो देन यू आर नेचुरल बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। इसीलिए पैरासाइट नहीं होना भाई। विदाई अगर चाहिए नानी से तो पैरासाइट मत होना, वरना हम लोगों को तो विदाई नहीं मिलती थी, और मिलती जो थी वो भी हमारी मम्मी रख लेती थी, और मम्मी के पास जो पैसा गया वो कभी नहीं आने वाला भाई। बहुत बड़ा स्कैम चलता था मम्मी के पास।
अगर मम्मी के पास से पैसा चला गया तब तो वो आ हो गया। और मम्मी को मतलब अभी तो तुम लोग छोटे हो, जब बड़े हो गए तुम्हें पता चलेगा कि मम्मी को पैसा अगर ना दो तब मम्मी कहेंगी अरे मैंने तुझको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, मोबाइल भी दिलाया, पढ़ाया लिखाया, मोबाइल दिलाया, रिचार्ज कराया मैंने इतना सारा काम तेरे लिए किया और अब तुम क्या कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो मुझको, जाओ तो मम्मी पहले थोड़ा सा इमोशनल कर देंगे तुमको, और पैसा लेने के बाद वो पैसा कभी नहीं मिलने वाला। अपने काम के लिए मम्मी तुम्हारा पैसा आपकी आँखों के आगे निकालेंगी। आपको पता है पैसा मेरा है, लेकिन तुम नहीं मांग सकते, और मांग लिया तो पैसे नहीं मिलेंगे, चप्पल जूते वगैरह मिल जाएंगे, हो सकता है ऐसा इसीलिए आप नानी के यहाँ जाना तो काम करना भाई, पैरासाइट मत बनना। तो पैरासाइट कौन, जो दूसरे के यहाँ जाए और दूसरे के यहाँ जाकर वहाँ पर अपना घर बना ले। अब ये जो पैरासाइट है ये केवल प्लांट ही पैरासाइट नहीं होते, केवल प्लांट ही पैरासाइट नहीं होते, पैरासाइट केवल प्लांट ही नहीं होते। चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, ये दोनों के दोनों पैरासाइट हो सकते हैं। कोई प्लांट भी पैरासाइट हो सकता है, कोई एनिमल भी पैरासाइट हो सकता है। प्लांट और एनिमल ये दोनों क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल तो पैरासाइट होते ही हैं, और ये दोनों भी दो दो तरीके के हो सकते हैं। अगर कोई प्लांट है तो ये प्लांट भी दो तरीके का पैरासाइट हो सकता है, एक एक्सो पैरासाइट, एक एक्सो पैरासाइट और एक एंडो पैरासाइट, एक एंडो पैरासाइट। नाम से फिर वही बात आ गई ना, बात फिर वही आ गई कि अगर ज़िंदगी में नाम कमाना है तो नाम के अंदर घुस जाओ ना, घुस जाओ नाम के अंदर। एक्सो, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर। पैरा का मतलब ये होता है दूसरे के यहाँ, है ना, होस्ट लिख देता हूँ अगेन। और साइट का मतलब होता है घर बनाना या फिर कोई स्थान बना लेना। इंडो का मतलब ही होता है अंदर, इंडो का मतलब होता है अंदर, है ना, नाम से ही देखो इंडो बोलने पर ही आ रहा है कि इंडोर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, कुछ प्राइवेट बात हो रही है। तो एक्सो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंदर, यानी ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल जो बाहर किसी भी कोई भी बॉडी है ना, कोई बॉडी है उसके बाहर बाहर आ गए। एग्जाम्पल भी सबको बताता हूँ, कोई बाहर आ गए, है ना, अगर मान लो एक पेड़ था, उसके बाहर बाहर कुछ पेड़ आकर लद गए और वहाँ से उसका सारा खाना खाने लगे, तो वो प्लांट, वो जो प्लांट है वो उस प्लांट के लिए एक्सो पैरासाइट हो गया। और कोई प्लांट था, उस प्लांट के अंदर एक प्लांट जम गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है जल्दी, लेकिन मान लो किसी प्लांट के अंदर एक प्लांट आ रहा है और वो अंदर वाला प्लांट उसको बाहर वाले प्लांट को खा रहा है, तो वो एंडो पैरासिटिक प्लांट हो जाएगा, है ना। प्लांट के अंदर ये चीज़ थोड़ी कम देखने को मिलती है, एनिमल के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो एनिमल 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 एनिमल, मान लो आप ह्यूमन ही ले लो अभी के लिए, एनिमल्स के साथ भी होता है और ह्यूमन्स के भी साथ होता है। ह्यूमन अभी दिखाता हूँ मैं तुमको। आप हो ह्यूमन, आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे मम्मी मेरे पेट में तो कीड़े पड़ गए हैं, है ना, मेरे पेट में, इस डॉक्टर साहब कहेंगे इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसको दवाई खिलाओ जी। तो आपके पेट में कीड़े कैसे पड़ गए, और जो कीड़े पड़ गए वो कीड़े ही इंडो पैरासाइट हैं। वो कीड़े आपके लिए इंडो पैरासाइट है, क्यों, क्योंकि आपको अंदर से खा रहे हैं। तो वो जो कीड़े पड़ गए, जैसे आपके पेट के अंदर अरे पड़ते हैं, कई सारे कीड़े पड़ते हैं, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो कीड़े आपके पेट के अंदर पड़ गए, है ना, उनको आप क्या कहेंगे कि ये क्या हैं, ये जो मेरे पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं ये हैं इंडो पैरासाइट। और फिर कुछ देर पर चलते चलते सो रहे थे आप, पेट के अंदर कीड़े हैं, इंडो पैरासाइट खा ही रहे हैं, कुछ ही देर में बाहर से एक घी करता हुआ एक मच्छर भी आ गया। लो भाई, ये मच्छर आकर आपके शरीर पर बैठता है, आपका सारा खून चूस लेता है। ये मच्छर भी आपके लिए पैरासाइट है, लेकिन कैसा, ये एक्सो पैरासाइट है भैया। मेरे पेट के अंदर थोड़ी मच्छर है, मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी मच्छर है, दिमाग के अंदर तो मेरे भूसा भरा हुआ है है ना, तो दिमाग के अंदर, पेट के अंदर मच्छर नहीं है, मच्छर तो बाहर है। तो जो मच्छर बाहर है, बाहर यानी एक्सो है, एक्सो है यानी एक्सो पैरासाइट है। सर में मेरे जूई पड़ी हुई है भाई, मैं बहुत खुजलाता हूँ अपने सर को, इसका मतलब मेरे सर पे यानी मेरे बाहर से मेरे सर को खा रही है जूई, यानी ये जो जू है ना, ये जो लाइस कहते हैं मेरे ख्याल से इसको, ये जो लाइस है ये एक्सो पैरासाइट है, क्योंकि मुझे बाहर से खा रही है। ऐसे एनिमल में आप अगर डॉगी वॉगी पाले हैं तो उसके ऊपर पड़ जाती हैं कि उसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उसके भी बाहर कीड़े लग जाएंगे, तो वो भी इंडो और एक्सो पैरासाइट होते हैं। मेरी ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। कह रहा है कि नीचे आपको, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, मैं इसको दोबारा रिवाइज करा दूं। पैरासाइट का मतलब यही है कि ऐसे लोग जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बाहर मतलब किसी दूसरे चीज़ को, यानी अब ये एक और चीज़ आती है कि जिस चीज़ पर पैरासाइट लगा होता है उसको होस्ट कहते हैं। आपके पेट में कीड़े पड़े हुए हैं तो आप उस कीड़ों के लिए होस्ट हैं, आप उसके लिए बेसिकली उनके लिए घर है ना, तो आप उनके लिए होस्ट हैं। जो मच्छर आ गया उस मच्छर के लिए तुम होस्ट हो, ठीक है। तो उस जिस पर लगते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और जो लगते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। एनिमल भी पैरासाइट हो सकते हैं और प्लांट भी पैरासाइट हो सकते हैं। ये दोनों में दो टाइप होते हैं, जैसे कुछ प्लांट एक्सो पैरासाइट होते हैं जो कि बाहर से पेड़ को खाते हैं, कुछ एंडो पैरासाइट होते हैं जो कि अंदर से पेड़ को खाते हैं। एनिमल्स में भी कुछ बाहर से खाते हैं कीड़े, जैसे कि मच्छर हो गया, जूई हो गई, ये सब बाहर से खाते हैं, और कुछ पेट में ही कीड़े पड़ गए यानी एंडो पैरासाइट हो जाएंगे। समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्ड को अनस्क्रैम्बल करो, यानी लेटर आगे पीछे कर दिए गए हैं, इनको अनस्क्रैम्बल कर दो और अनस्क्रैम्बल कर कर बताओ इनको ये चीज़ बताओ कि इनमें से कौन सा क्या है इंडो पैरासिटिक है। ये यहाँ पर प्लांट की बात मेरे ख्याल से नहीं हो रही, एनिमल की ही बात हो रही है। तो एनिमल में इंडो पैरासाइट क्या, जो एनिमल को अंदर से खाए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं नहीं बता पा रहा था आपको, आंसर के रूप में यहाँ पर एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो पहले अनस्क्रैम्बल कर देते हैं सबको। पहला है, ये क्या लिख दिया है भाई, इसको सही कर दो। ये हो जाएगा एल, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा सी और फिर हो जाएगा ई, यानी ये जो है ये इसका ये क्या है एक्चुअल में, ये है आपका लाइस, LICE, लाइस। ये लाइस जो है ये वही जूं है, लेकिन यहाँ पर इंडो पैरासाइट की बात हो रही है। लाइस तो एक्सो पैरासाइट है भाई, हमारे सर पर आकर लग रही है, तो ये इंडो पैरासाइट नहीं हो सकती। उसके बाद आता है ये इसको तुम होमवर्क कर कराना। मैं देखता हूँ तुम लोग होमवर्क बिल्कुल नहीं करते, तो होमवर्क कर कराओ। सी वाला ये क्या लग दिया भैया, ये तो किसी उर्दू का शब्द लग रहा है। तो उर्दू नहीं है भाई, ये आपका इंग्लिश ही है। इसने तो आपके मच्छर भाई को क्या कर दिया है, थोड़ा इस तरीके से बना दिया है। तो ये मॉस्क्यूटो है। मॉस्क्यूटो भी हमको खाता है, ये भी पैरासाइट है, लेकिन ये भी बाहर से आकर खा रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ये डी वाला क्या कह रहा है, ये पेट वॉर्म है। नहीं भैया, ये पेट वॉर्म नहीं है, ये टेप वॉर्म है। ये है आपका टेप वॉर्म। यही है वो कीड़े जो मैं कह रहा था आपके पेट में लगते हैं, यही है वो कीड़े जो आपके पेट में लगते हैं। तो टेप वॉर्म आपके सही हैं, क्योंकि आपको अंदर से खा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, टेप वॉर्म इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आपने देख रखी है कि बेसिकली फनल टाइप से बनाया जाता है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को आप अलग कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि छन्नी, मम्मी जिस आटे को साफ़ करती है ना, तो उस छन्नी से आप क्या कर सकते, नहीं छन्नी से आप क्या कर सकते हैं, चाय और चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं। चलनी से आप आटे और उसकी गंदगी को अलग कर सकते हैं। उस तरीके से कह रहा है सेपरेटिंग फनल की मदद से आप किस चीज़ को अलग कर सकते हैं, ये इनको बता दो। तो मुझे पता है भाई, सेपरेटिंग फनल जो होती है इसकी मदद से आप ऑयल और वाटर को, अब साइंस में भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। आपका जो फनल टाइप सा होता है, और वो किससे बना होता है, बेसिकली ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है कि जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, तेल उसकी सरफेस पर चिपक कर रह जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए ऑयल एंड वाटर है, इसको आप सेपरेटिंग फनल की मदद से अलग करेंगे। कॉमन सॉल्ट और वाटर को आप वेपराइजेशंस कर देंगे भाई, पानी को उबाल दो खूब ज़्यादा, पानी सारा उड़ जाएगा, नमक नीचे बैठ जाएगा, है ना। चॉक पाउडर और वाटर को भी इस तरीके से कर सकते हैं। राइस ग्रेन यानी चावल को और जो भूसा है उसको कैसे अलग करेंगे, चाहे पछोर लो चाहे उसको चलनी से लगा लो, अलग हो जाएगा। तो इसलिए तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से आप क्या कर सकते हैं, ऑयल को और वाटर को अलग कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि जिस कॉन्सेप्ट पर आपके प्लायर्स काम करते हैं। ये क्या बोल दिया सर जी, प्लायर्स क्या है, मुझे नहीं पता प्लायर्स क्या है। प्लायर्स बेसिकली उनको कहते हैं पिलास, हमारे यहाँ उसको प्लास कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में उसको प्लास कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं एक वीडियो अलग से बना कर लेकर आया हूँ। मैंने ही बनाई है वो वीडियो, उसमें मैंने आपको उस चीज़ को दिखा रखा है, आपके यहाँ जो कहा जाता है उसको आप समझ लीजिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, पहले आप वीडियो बाद में देखिएगा, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस मशीन पर यानी जिस कॉन्सेप्ट पर आपके प्लायर्स काम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर नीचे दिए गए में से कौन कौन सी चीज़ें काम करती है, उसी को आपको टिक कर बताना है। तो आओ भाई पहले वीडियो देख लो, ये रही वीडियो। मैं चुप हो जाता हूँ और तुम शांति से वीडियो को देख लेना। लेट्स गो। हाँ तो भाई ये हैं तुम्हारे प्लायर्स,
इन्हीं को कहते हैं प्लायर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होता है इसका जो काम करता है मेनली, और ये होता है इसका हैंडल जिसको आप ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि कैसे काम करता है। ये देखो यहाँ पर बीच में यहाँ पर इसके क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इसके एक जैसे सीसॉ लगा रहता है, सीसॉ में लगा रहता है, सीजर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर ये अभी रुको, मैं तुमको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखिए इसके बीच में आपको एक सर्कल टाइप सा दिख रहा है। ये देखो एक सर्कल टाइप से यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी क्वालिटी थोड़ा बढ़ाओ वीडियो की भाई, समझना है तो वीडियो क्वालिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। जो तू 240 पे देख रहा है मुझे पता है, क्वालिटी बढ़ा ले वीडियो की, थोड़ा नेट खर्च कर ले। रात में तो वैसे भी शॉर्ट वीडियो चला कर तुम्हारा नेट खत्म ही हो जाने वाला है, इसीलिए थोड़ा नेट पढ़ाई पर भी खर्च कर लो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसके बीच में क्या है, एक व्हील टाइप सा लगा हुआ है। तो जिस तरीके से एक व्हील ये आगे पीछे और जिस तरीके से आपकी कैंची काम करती है उसी तरीके से काम करता है। वीडियो देख लो पूरी, लो। ये चीज़ जिसके बीच में इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से खींच रही है, कम हो रही है, खींच रही है, कम हो रही है। इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्हील टाइप सा लगा हुआ है। देखो देखो कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे इस तरीके से कुछ काम करता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देख लिया वीडियो, तो अब देखो मैंने कहा वहाँ पर जिस तरीके से आपका क्या काम कर रहा है, जिस तरीके से बीच में व्हील काम कर रहा है, तो व्हील की मदद से क्या हो रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है आपके प्लायर्स। तो नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन सी चीज़ इसमें से काम करेगी? क्या आपका स्लाइड जिस झूले पर आप झूलते हैं, मतलब ऐसे सीढ़ी से ऐसे ऐसे गए और ऐसे सरक गए, क्या ये उस प्रिंसिपल पर काम कर रहा था? नहीं गुरुजी। नाइफ, क्या चाकू उस पर काम कर रही है? नहीं सर जी, चाकू तो बिल्कुल सीधी चीज़ होती है, हम खींचते हैं खट से कट जाता है। चाकू भी इस पर काम नहीं कर रहा है। बॉटल कैप, बॉटल की जो कैप होती है, ढक्कन होता है, क्या वो इस चीज़ पर काम करता है? मैं क्या बताऊँ, हाँ लेकिन नहीं। बॉटल कैप कैसे काम करेगी? बॉटल कैप तो गोल गोल घूम रही है और आप अब उसके बीच में जब आप कैप को खोलेंगे, अभी मैं उसकी वीडियो बनाकर ले आता, मुझे पता होता तो। बॉटल कैप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी सी चीज़ें दिखेंगी, छोटे से गोल गोल ऐसे निकला हुआ होता है। वही चीज़ आपके बॉटल को जकड़ लेती है, तो उस पर काम नहीं करता वो। तो जिन जिन ऑप्शंस में स्लाइड है उसको काट दो, कहीं पर भी स्लाइड नहीं है, केवल एक ही काटना है। नाइफ कहाँ पर है? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। बचा क्या आपका? ये ऑप्शन नंबर बी और सी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पेन की कैप, पेन की कैप उस पर काम करती है, बिल्कुल काम नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी ही आपका काम करेगा, क्योंकि बोतल का ओपनर, देखो बोतल का जो ओपनर होता है उस पर भी देखो व्हील टाइप सा लगा रहता है, उसी को आप लगा कर उठा देते हैं तो बोतल ओपन हो जाती है। सीसॉ, जो आपका सीसॉ होता है, ये देखो इस तरीके से झूला होता है, यहाँ पर आप बैठते हैं, यहाँ पर आपका मोटा सा दोस्त बैठता है, यहाँ पर लगा होता है कि व्हील टाइप सा, और उसी तरह से लगा हुआ है जैसे आप नीचे आते हैं वैसे ये व्हील ये ऊपर चला जाता है, जैसे ये नीचे आता है आप ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो व्हील है यही घूम रहा है। क्या प्लायर्स वाले कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद नट क्रैकर है ना, नट का जो क्रैक करने वाला होता है वो भी बिल्कुल, वो भी बस आगे वाली चीज़ बदली रहती है, बाकी वो तो खुद ही नट क्रैकर बिल्कुल प्लेयर्स की तरह होता ही है, तो वो तो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्लास लंबी होगी मेरे ख्याल से भाई साहब। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टडी द गिवन रिलेशनशिप बिटवीन, बिल्कुल सही भाई, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसी को याद करना। कह रहा है कि जो रिलेशन एक टर्निप यानी सलजम और अनियन यानी प्याज के बीच में है, ये है मेरे ख्याल से सलजम। कह रहा है जो रिलेशन सलजम और प्याज के बीच में है वही रिलेशन ऑप्शन में दिए गए किन चीज़ों के बीच में है? बता दो ना। तो जो टर्निप है और अनियन है, ये दोनों चीज़ आप में से जहाँ पर बोई जाती होंगी, यानी आप में से जिनका रिलेशन कुछ फार्मिंग से होगा, किसान लोग होंगे, उनको पता होगा कि ये दोनों चीज़ जो होती हैं ये बोई जाती हैं बीज की मदद से। उसके बाद फिर क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर इनका जो फल है वो लगता है। बाहर क्या होता है, जैसे मान लो ये सॉइल है, तो इस सॉइल के ऊपर तो पेड़ टाइप का लगा रहता है इनका, और नीचे चाहे वो टर्निप है चाहे वो अनियन है, नीचे ही लगता है। ठीक है, तो मुझे इससे पता चल गया कि ये दोनों चीज़ में रिलेशन ये है कि ये दोनों चीज़ें ज़मीन के नीचे से मिलती हैं। तो इस तरीके से कोई दो चीज़ जिनके बीच में रिलेशन बन रहा है उसी को निकाल दो। तो भाई रिलेशन के हिसाब से तो मुझे यही दिखा इसमें कि जो बीन है ये आपका क्या है, ये आपका बीन है। ये मिस्टर बीन नहीं है, अगर सोच रहे हो मिस्टर बीन है, मिस्टर बीन नहीं है, ये आपका खाने वाला बीन है। सेम है, हमारे यहाँ इसको सेम कहते हैं, हमारे यहाँ इसको तो सेम कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसको सेम कहते हैं। तो ये जो बीन है ये भी पेड़ से ही मिलता है, ये भी बेसिकली पत्तियों के बीच में एक पेड़ टाइप का बनता है, मतलब फूल बनता है फिर फल बनता है।
और जो आपका केला है ये भी पहले फूल बनता है फिर फल बनता है, तो मुझे ए के बीच में रिलेशन मिल गया, ए को ही मैं टिक मार दूंगा, यानी ए ही सही हो गया। ऐसे कैसे सर जी, आपका इतना विश्वास कैसे है? मेरा इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि मुझे और इसके बाद किसी में रिलेशन नहीं दिखा। दिखाओ तो ज़रा, कैसे मिलेगा भाई? ये नेक्स्ट वाला है मूली। मूली इन्हीं टर्निप और अनियन की तरह मिट्टी के अंदर से मिलता है, लेकिन ये रहा कॉर्न। भाई कॉर्न तो इन्हीं केले की तरह फूल बन के फल बनकर मिलता है आपको, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बन पाया। ये आपको फल के रूप में मिलता है, यहाँ पर मैंने दिखाया, और ये आपको मिट्टी के अंदर से दिखता है, इसके बीच में भी रिलेशन नहीं मिला। ये आपको मिट्टी के अंदर से मिलता है मूली की तरह, और ये तो फूल ही है भाई, तो इसके बीच में तो कतई रिलेशन नहीं बन पाया, यानी ऑप्शन नंबर ए के बीच में रिलेशन बन पाया। नाउ लेट्स मूव टू अचीवर सेक्शन, यानी हार्ड सेक्शन, इंटरेस्टिंग सेक्शन। बड़ा है इसीलिए मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा होगा, हल्के लेवल पे पढ़ रखा है, हल्के लेवल पे यहाँ पर पूछ रखा है आपको। तो ये पूरा सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्या ये पूरा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्या ये पूरा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ सर जी। यानी यहाँ पर मुझे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मैंने पढ़ रखा था उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको मुझे याद करना है। हाँ, याद कर लो मेरे भाई। अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने एक तीर मारकर यस। यस यानी हाँ, यानी इसके बाद जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही होनी चाहिए। तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाता है? बिल्कुल कर पाता है। इसके आगे वाई लिखकर आपका यस लिख रखा है, यानी वाई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, एक्स वाई और जेड को। अब कह रहा है कि डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट वाई, और यस भी लिख रखा है, यानी इसका मतलब यह है कि कोई वाई ऐसी चीज़ है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रही है। तो वो कौन सी चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्पेशली डाइजेस्ट करती है? तो मुझे ये पता है कि जो ये है हमारा क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो हमारा फूड पाइप, हाँ फूड पाइप को आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। हाँ हाँ, फूड पाइप ऐसे कहाँ से डाइजेस्ट कर देगा? एक जाओ यार, चलो इसके मैं बात को देखता हूँ। पहले मैं यहीं पर मतलब कट आउट नहीं मारूंगा, तुमको लगता है सॉल्व उल्लू है क्या? नहीं उल्लू नहीं है भाई, तुम्हारे सामने ही सॉल्व करूँगा। पहले और सबको देखते हैं। कह रहा है आप ऊपर आ जाओ। सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, क्या और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूस का कोई काम होता है? हाँ, तभी तो हाँ लिख रखा है, लेकिन कह रखा है जेड लिखकर नो लिख दिया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट नहीं करती है? तो मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जब आपने, तो आपको यही मिला होगा कि एक फूड पाइप ऐसी चीज़ होती है जो कि कोई भी डाइजेस्ट का काम नहीं करती, जस्ट आपके खाने को ऊपर से मुंह से नीचे पहुंचा देती है। ये आपका मुंह है तो यहाँ से आपके पेट तक पहुंचाने का काम ही आपके फूड पाइप का होता है। ये कोई एंजाइम वगैरह नहीं सीक्रेट करता। तो केवल फूड पाइप ऐसी चीज़ है जो कि बची हुई है इस चीज़ से। तो देखो भाई, जेड की वैल्यू फूड पाइप कहाँ पर दे रखी है? इसमें स्टमक दे रखा है, काट दूंगा। इसमें ओइसोफेगस दे रखा है, और जेड में फूड पाइप दे रखा है। ओइसोफेगस का ही नाम फूड पाइप है, तो जेड मतलब बी और सी ये दोनों भी कंट्रोवर्सी में हैं। तो मैं डी को हटा दिया, ए को हटा दिया, बी बचा और जेड बचा है। अब देखो एक्स को, कह रहा है कि प्रोड्यूस एसिड, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? एक्स प्रोड्यूस करता है। तो एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? एसिड तो हमारा स्टमक ही प्रोड्यूस करता है भाई। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है? ये निकालता है। तो यहाँ पर मुझे एक्स मतलब ये जो बी हमारा पैनक्रियास बोल रहा था ये भी हार गया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हार गया, ए भी हार गया, डी भी हार गया, केवल ऑप्शन नंबर सी बचा यानी स्टमक। और यहाँ से मुझे मेरे वाई का आंसर भी मिल गया जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही कार्बोहाइड्रेट को फाइनली क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तो हमारा माउथ भी डाइजेस्ट करता है, लेकिन अभी आप अर्लियर क्लास में पढ़ेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर आपकी क्लास में मेरे ख्याल से यही बताया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर मेरे ख्याल से जाएगा लगभग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अचीवर सेक्शन के अंदर होने के बाद भी बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो ऑप्शन इनकरेक्ट है उसी को टिक मार देना है। तो पहला वाला कह रहा है रेडियो एक्टिव वेस्ट
कुछ ऐसे वेस्ट जो कि न्यूक्लियर चीज़ों से, केमिकल से खूब सारा अभी आप ये जान लीजिए बनता है, उसको अगर आप सॉइल के अंदर डाल देंगे तो क्या सॉइल पॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा भाई। केमिकल्स को सॉइल के अंदर डालोगे सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू हो गया, लेकिन हमें इनकरेक्ट पता करना है, इसलिए इसको हम टिक नहीं मार सकते। उसके बाद फिर आता है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड बाई एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो कैन क्रॉस इंक्रीज्ड ऑफ सॉइल एरोजन। अगर हम क्या कर दें, अगर हम जो एनिमल्स है जैसे काऊ हैं, बफेलो हैं, इनसे जो घास है बहुत ज़्यादा चरवाएंगे, बहुत ज़्यादा घास चर लें, तो क्या सॉइल एरोजन होगा? बिल्कुल होगा। ये है आपकी ज़मीन, ज़मीन के ऊपर लग रखी है घास। ये घास क्या कर रही है, अगर पानी आ रहा है मिट्टी को काटना चाह रहा है तो नहीं काटने दे रही। हवा आ रहा है मिट्टी को उड़ा ले जाना चाह रहा है, नहीं उड़ा ले जाने पा रही। लेकिन मान लो क्या आ गया, मान लो भैंस आ गई भैया, एक चरवाहे हमारे क्या लेकर आ गए, गाय माता को लेकर आ गए, और गाय माता ने क्या किया, हल्का फुल्का इतना इतना चरना चाहिए था, तो ये क्या कर गई, पूरा सफ़ा चट कर चली गई, पूरा ही साफ़ कर दिया। तो हुआ क्या, मिट्टी की केवल खाली खाली बिल्कुल लेयर बची हुई है। तब तो पानी को मौका मिल गया, पानी आएगी और मिट्टी को बहा कर ले जाएगी, काट कर ले जाएगी, सॉइल एरोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू हो गया, लेकिन टिक नहीं कर सकते, हमें इनकरेक्ट पता करना है। तीसरा कह रहा है बिल्डिंग एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देना, ऐसे आप समझ लीजिए। एम्बैंकमेंट अलॉन्ग रिवर साइड, ये इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये है एक द्वीप, यहाँ पर खूब सारा पानी, और यहाँ पर हमने बड़ी बड़ी वो खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी भैया, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब यहाँ से कह रहा है कि अगर मैंने इसको किया तो क्या सॉइल एरोजन रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा भाई। अब यहाँ से मान लो पानी आएगा और मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, तो जो हमारा वो है क्या नाम बिल्डिंग है, ये मिट्टी को ले जाने देगी? नहीं ले जाने देगी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये गलती कर देते हैं कि कह रहा है कि क्या ये सॉइल इरोजन रोक पाएगा ड्यू टू विंड, हवा से होने वाले सॉइल इरोजन को रोक पाएगा? तो हवा से होने वाले सॉइल इरोजन को कौन रोक सकता है? रोक सका है मालिक। यहाँ से पानी वाले सॉइल इरोजन को तो रोक लेगा, लेकिन हवा वाले सॉइल इरोजन को नहीं रोक पाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ये जो होता है ये गलत हो जाता है, और हमें गलत ही पता करना था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर जो 3 है यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो डी है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कटिंग हिल स्लॉप इनटू स्टेप एंड प्लांटिंग ट्रीज देयर कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सही बात है। अगर आप क्या कर देंगे, हिल के जो वो है, इस तरीके से मान लो हिल होता है, जब बारिश होती है ना तो क्या होता है, जो पानी है मिट्टी को काट ले जाता है अपने साथ साथ, यहाँ से गिरता है। तो कह रहा है कि आप एक काम करें, यहाँ पर अगर आप पेड़ लगा दें, पहले तो आप क्या करें, पहले तो आप इसको हल्का सा काट लें, इसको इस तरीके से ना बनाकर इस तरीके से हल्का बनाएं, और इस तरीके से बनाने के साथ साथ यहाँ पर पेड़ वगैरह लगा दें। तो क्या पानी सॉइल इरोजन को मतलब क्या पानी सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पेड़ लग जाएगा तो पानी रुक जाएगा और सॉइल इरोजन नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये है 4th वाला स्टेटमेंट है, ये भी सही है, यानी ये भी नहीं टिक कर सकते थे हम, केवल ऑप्शन नंबर बी को ही टिक कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। बहुत लंबी क्लास हो गई भाई, क्लास 4th के हिसाब से तुम लोगों को सैल्यूट। अगर तुम इस पूरी क्लास को देख ले जाओ भाई, पेपर पास आ रहा है साइंस वाले, तुमको तो देखना ही चाहिए। अगर तुम क्लास छोड़ के जा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। और एक मैंने होमवर्क दे रखा है, ये वाला अनजम्बल्ड वर्ड था, उसको तुमको बताना था। ये AFEL इसका मतलब क्या है, इसको तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओलंपियाड का आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है तो कोर्स को तो ज्वाइन करना ही चाहिए, बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर लो। दाम है केवल 1000 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगी। इस नंबर पर कांटेक्ट करो, अपने ओलंपियाड का नाम बताओ, स्कैनर डालो, स्क्रीनशॉट डालो, आपको आपका मिल जाएगा ओलंपियाड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम क्या करते हैं, आपको आपका बैच मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, आप अब जा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने आपको होमवर्क में पूछ रखा है। बाकी शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी 16000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने भी जल्द में ही कंप्लीट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए भी। बाकी सब्सक्राइब करिए, बहुत आगे बढ़ाइए इस चैनल को भाई, तभी तुम्हारे में लेकर आऊँगा। मुझको तुम जानते नहीं, बहुत बड़ा आदमी सब्सक्राइब करते रहो तभी तुमको पढ़ने को मिलेगा नहीं भाई, मैं तो तुमको पढ़ाऊँगा, बहुत प्यार करता हूँ तुम लोगों को। बाकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।